हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर लर्नर्स। गाइस, मैं हूं एमएच अख्तर और आप देख रहे हैं टॉपर लर्नर्स। गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर दो ऑब्जेक्ट पूरे यूनिवर्स में एक दूसरे को खींच रहा है तो वो जो फोर्स किस फोर्स से खींच रहा है, कितना फोर्स होगा। अगर बड़ा ऑब्जेक्ट होगा और कुछ डिस्टेंस डी पे रखा हुआ तो उन दोनों के बीच कितना फोर्स लगेगा। छोटा ऑब्जेक्ट है तो उसके बीच कितना फोर्स लगेगा, या ये जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स किन किन बातों पर डिपेंड करता है। इससे पहले वाला जो लेक्चर हुआ उसमें हमने ग्रेविटेशंस के बारे में डिस्कस किया था। लेक्चर फर्स्ट के नाम से ग्रेविटेशन का वो होगा यूट्यूब पे, आपने नहीं देखा है तो उसको जाइए प्लेलिस्ट में और वहाँ से जा करके गो थ्रू होइए। क्लियर। आज जो है हमारा वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। उससे पहले रिकैप करना चाहूँगा मैं कि लास्ट लेक्चर में हमने ग्रेविटेशन के बारे में डिस्कस किया था। ग्रेविटेशन एक प्रोसेस है जो होल यूनिवर्स में किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच को अट्रैक्ट करता है, या ग्रेविटेशनल फोर्स लगाने का जो प्रोसेस है उसको हम ग्रेविटेशन बोलते हैं। इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है डेली लाइफ में। जो सोलर सिस्टम है आपका, दिस इज ऑल्सो वर्क ऑन द ग्रेविटेशन। स्नोफॉल है, रेनफॉल है, ये सब ग्रेविटेशन के कारण होता है। फ्लो ऑफ रिवर है, ये ग्रेविटेशन के कारण होता है। तो ग्रेविटेशन ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है समझने के लिए। और ग्रेविटेशन के बारे में जो आइडिया दिया था वो न्यूटन साहब ने दिया था। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। देखिए, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। दो मास है यहाँ पे, मान लीजिए m1 एंड m2। दो मास है m1 और m2। ठीक है, टू मास m1 m2 है। किसी डिस्टेंस d या r पे रखा हुआ है, किसी डिस्टेंस r पे रखा हुआ है, तो इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा। तो ये जो फोर्स होता है वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है उसको निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, F = G(m1)(m2) बाई आर स्क्वायर। जहाँ G क्या है आपका? G है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। वेयर G क्या है? वेयर G है आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। G = यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। m1 क्या है? मास ऑफ बॉडी 1, मास ऑफ बॉडी 1। m2 क्या है? मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी सेकेंड। और r क्या है? डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी डिस्टेंस r पे रखा हुआ है तो उन दोनों के बीच जो लगने वाला फोर्स है उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अब ये फोर्स कैसा होता है, इसकी प्रॉपर्टी थोड़ा सा हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना बाबू, ये ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा मास के सेंटर से एक्ट करता है। जैसे ये मास है यहाँ पे और ये मास, दो मास है, तो इसका सेंटर ये हुआ। रेड कलर से जो पॉइंट कर रहे हैं हम, यही इसका सेंटर हुआ। ठीक है, ये इसका सेंटर हुआ, ये इसका सेंटर हुआ। तो हमेशा ये सेंटर से क्या करेगा? एक्ट करेगा। क्लियर। तो ये कहाँ से एक्ट करेगा? टुवर्ड द सेंटर। इट एक्ट फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास। पहली बात। दूसरी बात, ये जो फोर्स होगा ऑलवेज अट्रैक्टिव, ऑलवेज क्या होगा? अट्रैक्टिव। ठीक, ये फोर्स क्या है? हमेशा मोहब्बत की बात करेगा, नफरत की नहीं। क्लियर। ये फोर्स क्या होगा? ऑलवेज अट्रैक्टिव होगा। और ये फोर्स क्या होगा? सेंटर से एक्ट करेगा। क्लियर। और ये फोर्स लार्ज डिस्टेंस तक लगने वाला फोर्स है, वीकेस्ट फोर्स है, वीकेस्ट फोर्स इन यूनिवर्स, फोर्स इन यूनिवर्स।
यूनिवर्स में सबसे वीकेस्ट फोर्स यही है, ठीक है। और क्या है, एक्ट टिल लार्ज डिस्टेंस, एक्ट टिल लार्ज डिस्टेंस, लार्ज डिस्टेंस। अब एक्ट टिल लार्ज डिस्टेंस का क्या मतलब है कि बहुत दूर, पृथ्वी और सूरज के बीच, मान लीजिए ये आपका अर्थ है और मून यहाँ है, मून तो बहुत दूर भी लगेगा और बहुत पास भी लगेगा। जैसे मैं और लैपटॉप मेरा, इसके बीच भी लग रहा है ना, तो बहुत लार्ज डिस्टेंस तक भी लगने वाला फोर्स है और बहुत कम डिस्टेंस तक लगने वाला भी फोर्स है। ये वीकेस्ट फोर्स क्यों है, क्योंकि अगर छोटा मास हो तो उन दोनों के बीच ये फोर्स नहीं दिखता है। मान लीजिए आप हैं और आपके पास पेन रखा हुआ है, तो आपके और पेन के बीच भी फोर्स लग रहा, लेकिन पेन आपकी तरफ आ रहा है। अगर अट्रैक्टिव है तो आपकी तरफ आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा, बिकॉज इट इज वीकेस्ट फोर्स इन यूनिवर्स। होल यूनिवर्स में लगता है, बहुत दूर तक लगता है, ये फोर्स अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। क्लियर, क्लियर। इस फोर्स को हम कैसे इफेक्ट इसका कैसे फील करेंगे, तो छोटे ऑब्जेक्ट पे इसका इफेक्ट फील नहीं होगा, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट पे होगा। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट जमीन के ऊपर जगह हाइट पे रखा हुआ जमीन से, तो उसको आप छोड़िएगा तो वो नीचे की तरफ ही फॉल करता है। क्यों, क्योंकि उसके और ऑब्जेक्ट के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स को न्यूटन ने एक ऑब्जर्वेशन से बताया था कि वंस टाइम ही वाज सिटिंग अंडर द ट्री ऑफ एप्पल और एप्पल इज फॉल डाउन, दे स्टार्ट थिंकिंग कि व्हाई एप्पल इज फॉलिंग डाउन, नॉट गो अबव। और आफ्टर दैट ही कंक्लूड एंड डन मेनी एक्सपेरिमेंट, मेनी ऑब्जर्वेशंस। वो क्या किए, वहां से फाइंड किए कि ये क्या है, ये एक ताकत है जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहे। क्लियर। और उन्होंने कहा कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ और दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच लग रहा है या और कोई ऑब्जेक्ट है उसके बीच। तो उन्होंने बाद में ये पता चला कि ये जो फोर्स है पूरे यूनिवर्स में हर दो ऑब्जेक्ट के बीच लग रहा है, और ये फोर्स क्या है, अट्रैक्टिव है। कहाँ से लगता है, सेंटर से लगता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव है, वीकेस्ट फोर्स है। इसका मतलब समझ गए। और एक्ट टिल लार्ज डिस्टेंस, इसका मतलब आई होप समझ में आ गया होगा आपको। क्लियर। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ये जो फोर्स है आपका, ये फोर्स कितना लगेगा अगर ऑब्जेक्ट दूर है तो पास है। तो उसके लिए न्यूटन साहब ने एक लॉ दिया जो मशहूर हुआ किस नाम से, न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ के नाम से। किसके नाम से, न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ, न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ। अब हेडिंग दे दीजिए, न्यूटन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, ग्रेविटेशनल लॉ, ठीक है। न्यूटन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। देखिए ये लॉ क्या है। सबसे पहले अगर आपसे पूछे कि न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ क्या है, किस चीज के लिए यूज किया जाता है, तो आपको ये बताना है कि ये लॉ दो ऑब्जेक्ट विच फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लग रहा है, कितना लग रहा है, उसके फॉर्मूला को ड्राइव करने के लिए यूज किया जाता है। क्लियर। तो किस लिए यूज किया जाता है, दो ऑब्जेक्ट है, उन दो ऑब्जेक्ट के बीच कितना फोर्स लग रहा, उसके फॉर्मूला को ड्राइव करने के लिए न्यूटन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ का सहारा लिया गया, जिसको न्यूटन साहब ने प्रूव किया कि किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच कितना फोर्स लगेगा। अब समझते हैं ये लॉ है क्या, इसका स्टेटमेंट क्या है और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है। देखिए न्यूटन ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार होल यूनिवर्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट। जैसे आप ये समझिए यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट 1 जिसका मास m1 है, और ये ऑब्जेक्ट 2 m2 जिसका मास m2 है। ये दोनों डिस्टेंस r पे रखा हुआ है, ठीक। तो इन दोनों के बीच अभी हम लोग पढ़े कि फोर्स लगेगा। तो ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है कितना लगेगा, इसको कैसे पता करेंगे। तो न्यूटन साहब ने कहा
कि इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है, इस ऑब्जेक्ट के बीच और इस ऑब्जेक्ट के बीच जो फोर्स लग रहा है, वो फोर्स क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, the force of attraction, the force of attraction between any two object in whole universe is directly proportional to product of their masses, their masses। क्लियर? पहली बात, डेट इज, उन्होंने कहा F, उन्होंने क्या कहा, डेट इज F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 एंड M2। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। देखिए, इन दोनों के बीच ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके मास और इसके मास का गुणा। क्या मतलब कि अगर ये ऑब्जेक्ट को बढ़ाया जाए तो इसके बीच का भी फोर्स बढ़ेगा। क्लियर? और दूसरा स्टेटमेंट ये था कि उन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। एंड दूसरा स्टेटमेंट क्या है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, क्या मतलब डेट इज, ये जो फोर्स लग रहा है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r², यानी डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये डिस्टेंस r पे रखा हुआ है, तो जैसे जैसे r को बढ़ाएंगे, ये r अगर बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा, घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। अब ध्यान दीजिएगा एक चीज़, ये वाला जो हमने लिखा है, ये जो इक्वेशन है, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट रूल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट रूल। और इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन सेकंड जो आपका, इक्वेशन सेकंड को बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर रूल। इक्वेशन सेकंड को क्या बोलते हैं? इनवर्स स्क्वायर रूल। ये क्या कहलाएगा? इनवर्स स्क्वायर रूल। ठीक है, तो न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, the force of attraction between any two object in whole universe is directly proportional to product of their masses, that is mathematically क्या हो जाएगा, F directly proportional to M1 and M2, F directly proportional to M1 and M2, इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या मतलब कि दो ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ किसी डिस्टेंस d पे, तो उसका मास जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो फोर्स भी उन दोनों के बीच बढ़ेगा। क्लियर? और दूसरा स्टेटमेंट का मतलब यह है कि अगर डिस्टेंस को बढ़ाया जाएगा तो क्या होगा कि उसके बीच का फोर्स घटेगा। क्लियर? जैसे मान लीजिए ये दो हाथ है हमारा, दोनों मास है, इस डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो क्या होगा कि फोर्स क्या है, मान लीजिए 5 न्यूटन है। अब धीरे धीरे इसको दूर ले जा रहे हैं तो फोर्स क्या होगा, घटता चला जाएगा। ठीक, यहीं पे अगर इससे बड़ा मास ले आते तो क्या होगा, फोर्स बढ़ता चला जाता। अब यहाँ से हम इसका मैथमेटिकली एक्सप्रेशन अगर करें, मैथमेटिकली इसको एक्सप्रेस अगर करें तो क्या होगा, देखिए। अब इक्वेशन फर्स्ट, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, नाउ कंबाइन
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट क्या पाते हैं बताइए, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, इसको जब हटाते हैं तो हम कांस्टेंट लाते हैं, तो और क्या हो जाएगा, f इक्वल टू, यहाँ पे कौन सा कांस्टेंट लेंगे, g m1 m2 बाई आर स्क्वायर। क्लियर, यहाँ से हो गया आपका फॉर्मूला डिराइव। ठीक है, जहाँ g क्या है, वेयर g क्या है, g कांस्टेंट है, g इक्वल टू कांस्टेंट known as यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ऊपर देखे थे हम लोग फोर्स में, UGC भी इसको बोल सकते हैं। इसका वैल्यू कितना होता है, तो g का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, ये वैल्यू होता है, और कहीं कहीं पे आपको मिलेगा 6.7 इंटू 10⁻11। बताओ इतना बात समझ में आया या नहीं आया। ये फॉर्मूला किसके लिए ड्राइव हुआ, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन निकालने के लिए। कितना फोर्स, किसके निकालने के लिए, गुरुत्वाकर्षण बल, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन निकालने के लिए, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, F इक्वल टू g m2 बाई आर स्क्वायर। किसने दिया, तो न्यूटन ने। किस लॉ से, न्यूटन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ से। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। एक बार फिर से देख लीजिए क्या क्या हमने किया। यहाँ से न्यूटन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ समझ में आ गया। यहाँ से इक्वेशन 1 इसको मान लिए, इक्वेशन फर्स्ट ये हो गया आपका, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड, दोनों को कंबाइन किए। कंबाइन करने के बाद F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर, और यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाए। ये प्रोपोर्शनल है, ये क्या है, ये जो है आपका साइन ऑफ प्रोपोर्शनल है, इसका जब साइन हटाए तो हमको मिल गया F इक्वल टू g m1 m2 बाई आर स्क्वायर। यही फार्मूला है जिसको कहाँ यूज़ करते हैं हम, कहाँ यूज़ किया जाता है इस फार्मूला को, इस फार्मूला को ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। वेयर g क्या है, कांस्टेंट है, इसका वैल्यू कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻11, और इसका दो वैल्यू लिख सकते हैं, 6.67 इंटू 10⁻11 या 6.7 इंटू 10⁻11। क्लियर। अब आगे बात कर लेते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कैपिटल जी का। कैपिटल जी किसका, कैपिटल जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक समझ में आया, बताइए यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया, आई होप आ गया होगा। अब बात करते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब टॉपिक है हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कांस्टेंट पूछेगा व्हाट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो लिखिएगा यहाँ से लिखिएगा जी। क्या, जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्लियर। वाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल। अगला क्वेश्चन है वाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल। वाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल। BBI क्वेश्चन, वाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल। क्या होगा आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में। इसको यूनिवर्सल क्यों कहते हैं, देखिए बिकॉज इट्स वैल्यू इज सेम इन होल यूनिवर्स। पूरे यूनिवर्स में इसका वैल्यू सेम रहता है, चाहे आप मून ले लीजिए और सन ले लीजिए, इनके बीच का फोर्स निकालिए, जी यही लेंगे। अर्थ ले लीजिए और एप्पल ले लीजिए, तब भी यही वैल्यू लिया जाएगा। इसका वैल्यू कितना है
6.67 इंटू 10⁻⁻11, यही वैल्यू लिया जाएगा। समझ में आ गया? यूनिवर्सल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये होल यूनिवर्स, दो स्टार के बीच का फोर्स निकालिए, यही निकालेंगे। दो प्लेनेट के बीच का फोर्स निकालिए, तब भी यही जी लिया जाएगा। तो वाई कैपिटल जी इज कॉल्ड यूनिवर्सल बिकॉज बिकॉज इट्स वैल्यू इज सेम इन होल यूनिवर्स। इसका वैल्यू क्या है? पूरे यूनिवर्स में सेम होता है। क्लियर? अब बात कर लेते हैं डिफाइन कैपिटल जी। अगर आपको कैपिटल जी को डिफाइन करने बोले तो हाउ विल यू डिफाइन? तो कैपिटल जी इज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्लियर? अब डिफिनेशन ऑफ कैपिटल जी की बात करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। इसको डिफाइन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका ऐसा यूनिट और डिफिनेशन ऑफ कैपिटल जी देखेंगे। यहां तक समझ में आया? जल्दी से बताइए गाइस। जो भी नहीं समझ में आ रहा हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, विल ट्राई टू सोल्व। डिफाइन कीजिए आप लोग कमेंट सेक्शन में, कैपिटल जी को डिफाइन कीजिए। डेफिनेशन ऑफ कैपिटल जी, डेफिनेशन ऑफ कैपिटल जी। देखिए कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे कैपिटल जी को। हम लोग जानते हैं, अभी फॉर्मूला डिराइव किए हैं। क्या होता है? F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है? अब यहाँ से g अगर निकालें और इसको कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो जाएगा? जी m1 m2 बाई इज इक्वल टू f इंटू आर स्क्वायर। ठीक है? अब क्या होगा? g इक्वल टू f इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 और इंटू m2। अब देखिए यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट है m1, r डिस्टेंस पे रखा हुआ है दूसरा ऑब्जेक्ट m2। ठीक है? दो ऑब्जेक्ट है जिसका जो m1 और m2 है। दो ऑब्जेक्ट है जो m1 और m2 है। क्लियर? क्लियर है? m1 एंड m2, डिस्टेंस r, मास m1 बराबर 1 kg है। ठीक है? और m2 बराबर भी 1 kg है। और r क्या है? 1 मीटर है। डिस्टेंस क्या है? 1 मीटर है। क्लियर? अब यहां से g इक्वल टू क्या हो जाएगा? g इक्वल टू f इंटू r की जगह क्या डालिएगा? r की जगह डालिएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है? 1 का स्क्वायर, r की जगह f इंटू 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 इंटू 1, तो क्या आ जाएगा? g इक्वल टू f, g इक्वल टू f। यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं, जी एफ नहीं, g इक्वल टू f। तो ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है, ये जो g है किसके बराबर आया? ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर आया। कब? कौन से ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर? उस ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर जो वन ऑब्जेक्ट के बीच लग रहा हो, जिसका मास 1 kg हो। तो लिखिएगा इट इज अ अमाउंट ऑफ फोर्स। क्या है? इट इज अ अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल force which is acting between two masses, two object having mass 1 kg and separate at distance 1 मीटर। अगर दो ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट है जिसका मास 1 kg है
और 1 मीटर पे रखा हुआ है, तो उसमें लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जी के बराबर है। तो जी इज ए अमाउंट ऑफ फोर्स विच इज एक्टिंग बिटवीन टू masses having two object having mass 1 kg and separate at distance 1 मीटर। क्लियर? डेफिनेशन समझ में आ गया। इसका ऐसा यूनिट अगर बोलेगा तो क्या कीजिएगा, ऐसा यूनिट देखिए, G इक्वल टू क्या फॉर्मूला निकाले हैं, F इंटू आर स्क्वायर बाई M1 एंड M2। यहाँ से आप समझिए अब इसको, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन, आर का मीटर, डिस्टेंस का मीटर होता है, तो ये मीटर का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय केजी इंटू केजी। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये क्या हो गया, ऐसा यूनिट ऑफ, ऐसा यूनिट ऑफ, ये हो गया आपका ऐसा यूनिट ऑफ कैपिटल न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर। ये है आपका ऐसा यूनिट, क्या है, ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ कैपिटल जी। ये क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ कैपिटल जी, ऐसा यूनिट ऑफ, ऐसा यूनिट ऑफ कैपिटल जी, ऐसा यूनिट ऑफ कैपिटल जी। क्लियर? ऐसा यूनिट ऑफ कैपिटल जी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्लियर? तो हमने आज के लेक्चर में यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ देखा। क्लियर? उसके बाद फोर्स निकालने का फॉर्मूला देखा, कैपिटल जी के बारे में देखा, इसका ऐसा यूनिट, इसका वैल्यू देखा, और वैल्यू कितना है 6.67, और किसने दिया था, तो इसका वैल्यू 6.7 भी लिख सकते हैं, इंटू 10⁻⁻11 क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। किसने दिया था, तो हेनरी कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश। ठीक है, हेनरी कैवेंडिश। कहाँ पे, तो लैब में कैलकुलेट करके दिया था। क्लियर? तो आज के लेक्चर में हमने इन सारे टॉपिक को डिस्कस किया है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि इसका न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें। क्लियर? उससे पहले आपके लिए क्वेश्चन है जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। इसका स्क्रीनशॉट पॉज करके आप ले लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करना है, जल्दी जल्दी इसका नोट्स बना लीजिएगा आप लोग, कॉपी पेन उठा के नोट्स बनाना है, बताने के साथ आप लोग पढ़ाई कीजिए। क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, वाई ग्रेविटेशन लॉ इज कॉल्ड यूनिवर्सल, वाई ग्रेविटेशनल लॉ इज कॉल्ड यूनिवर्सल। ठीक है। दूसरा है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ कैपिटल जी। तीसरा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन रहा। डिफाइन कैपिटल जी एंड राइट द एसआई यूनिट ऑफ कैपिटल जी। क्लियर? नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा गाइस, उसमें हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम करेंगे। जो लोग पहली बार विजिट किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को, यारों को सेंड कीजिए और वो भी क्लास से फ़ायदा उठा सकें। आप भी उठाइए और दूसरे को भी फ़ायदा पहुंचाइए। ओके गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।